गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुका पे। आज हम आपके लिए बायोलॉजी में एक और वीडियो लेके आए हैं इवोल्यूशन के ऊपर। इस वीडियो में हम आपको डिटेल में समझाएंगे इवोल्यूशन क्या होता है, जेनेटिक्स क्या होते हैं और म्यूटेशंस क्या होते हैं। और हम कुछ साइंटिस्ट की कॉन्ट्रीब्यूशंस के बारे में भी समझेंगे। सबसे पहले हम लैमार्क की थ्योरी के बारे में समझेंगे, फिर डार्विन की थ्योरी के बारे में समझेंगे, ह्यूगो की थ्योरी के बारे में समझेंगे और आखिर में हम मेंडल की थ्योरी के बारे में भी समझेंगे और मेंडल्स के लॉ भी समझेंगे। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखें। हम बेसिकली चार साइंटिस्ट की थ्योरीज के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं इवोल्यूशन होता क्या है। इवोल्यूशन बेसिकली एक चेंज होता है जब एक स्पीशीज अपने इन्वायरमेंट के आधार पे अपने आप को चेंज करती है और इतना ज़्यादा चेंज कर देती है कि वो एक नई स्पीशीज में कन्वर्ट हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल हम जानते ही हैं कि धरती पे सबसे पहले जो जीवन पैदा हुआ था वो यूनिसेलुलर फॉर्म में हुआ था और पानी के अंदर हुआ था। प्रोकैरियोटिक सेल्स हुआ करते थे जो कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स थे, पानी के अंदर थे। धीरे धीरे वो प्रोकैरियोटिक सेल्स हमारे यूकैरियोटिक सेल्स में बने और फिर वो धीरे धीरे वो पानी में बड़े बड़े ऑर्गेनिज्म बनने लग गए, फिर पानी से बाहर आने लग गए। ठीक है, और उसके बाद फिर रेप्टाइल्स में कन्वर्ट हुए, रेप्टाइल्स आगे जाके बर्ड्स में, मैमल्स में कन्वर्ट हो गई और मैमल्स से वो धीरे धीरे ह्यूमंस में कन्वर्ट हो गए। तो ये एक प्रोसेस होता है, उन्होंने अपने इन्वायरमेंट के हिसाब से अपने आप को ढाला। उन्होंने इन्वायरमेंट की जो डिमांड थी, इन्वायरमेंट में अपने आप को सर्वाइव करने के लिए अपने अंदर थोड़े थोड़े कुछ गुण लेकर आए कि वो इन्वायरमेंट में सर्वाइव कर पाए। और वो इतने ज़्यादा चेंजेस आने लग गए कि वो एक स्पीसीज ही अलग बन गई। ये कई सारी जनरेशन के दौरान आए। पहले एक जनरेशन में थोड़ा चेंज आया, अगली में थोड़ा और आया और इतनी ज़्यादा चेंजेस आ गए कि जो हमारी ओरिजिनल स्पीसीज थी वो अब एक कुछ नई स्पीसीज बन चुकी है। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं इवोल्यूशन का प्रोसेस। और ये बहुत ही ज़्यादा स्लोली चलता है, ये जनरेशन बाय जनरेशन चलता है। इसलिए जो ऑर्गेनिज्म जल्दी रिप्रोडक्शन करते हैं, जिनकी लाइफ साइकिल छोटी होती है, उनमें इवोल्यूशन ज़्यादा देखने को मिलता है। जैसे कि हमारे जो यूनिसेलुलर होते हैं, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे वायरस, बैक्टीरिया, इनमें हमें इवोल्यूशन देखने के लिए ज़्यादा मिलता है। जैसे आप कोरोना वायरस के बारे में भी सुन रहे होंगे कि वो जल्दी जल्दी से उसका स्ट्रेन बदलता जा रहा है, वो अपने आप को इवॉल्व कर रहा है। वो इसीलिए कर पा रहा है क्योंकि उसकी लाइफ साइकिल छोटी सी है। वो जल्दी से पैदा होता है, जल्दी से मर जाता है और इस दौरान काफ़ी सारे बच्चे दे देता है। फिर हर बच्चा जल्दी से मर जाता है और नए बच्चे पैदा दे देता है। तो इसको बहुत ज़्यादा टाइम मिल जाता है अपने आप को इवॉल्व करने का। धीरे धीरे वो अपने आप में चेंजेस लाता रहता है कंडीशंस के हिसाब से कि हमारी बॉडी में कैसे एंटीबॉडीज हैं, कैसी जो वैक्सीन है, वैक्सीन के खिलाफ वो अपने आप में चेंजेस लाता रहता है। अच्छा, अब हम समझते हैं कि जो इवोल्यूशन की थ्योरी है, इस पर सबसे पहले जो काम किया गया था वो हमारे लेमार्क के द्वारा किया गया था। जो हमारे लेमार्क साइंटिस्ट हैं, ये एक फ्रेंच साइंटिस्ट थे और उन्होंने सबसे पहले जो है इवोल्यूशन की थ्योरी दी थी। उन्होंने बेसिक सी थ्योरी दी थी इवोल्यूशन की। इनका मानना था कि जो भी हम थ्रू आउट द लाइफ अपने कुछ ट्रेट्स एक्वायर करते हैं वो हम अपने ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर कर देते हैं। बेसिकली इन्होंने ये समझाया था कि हम जो है पूरे जीवन भर कुछ ना कुछ काम करते थे, हम अपनी बॉडीज में थोड़ा बहुत चेंज लाते हैं। जैसे कि एक फैमिली है जिसमें सबके सब पतले पतले पैदा होते हैं, पर एक ने डिटर्मिनेशन कर ली कि मैं जो है एक्सरसाइज करूंगा, अच्छा खाऊंगा, अच्छा प्रोटीन शेक पीऊंगा और बॉडी बना लूंगा। तो अब उसने कुछ ट्रेट हासिल कर लिया पूरे अपने जीवन में, अपने आप को मस्कुलर बना लिया है। तो अब उसके ऑफस्प्रिंग होंगे वो भी सब अब मस्कुलर ही पैदा होंगे, क्योंकि उसने जो है ये थ्रू आउट द अपनी लाइफ ये एक ट्रेट हासिल किया है। मेहनत से अपने इन्वायरमेंट को समझ समझ के जो है एक नया ट्रेट हासिल कर लिया है। ठीक है ना? यही बात हमारी लैमार्क के द्वारा कही गई थी कि जो पेरेंट्स ट्रेट हासिल करते हैं अपने थ्रू आउट द लाइफ, चाइल्ड में वो ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाता है, इनहेरिट हो जाता है। और ये जो उन्होंने अपनी थ्योरी पब्लिश करी गई थी, वो थ्योरी फिलोसोफिया जूलॉजिक्यू में करी गई थी। ठीक है ना? फिलोसफिया जूलॉजिक्यू ये इनकी बुक का नाम है, जिसमें इनकी थ्योरी को पब्लिश किया गया था। ये भी एग्जाम में कई बार बुकों के नाम पूछ लिए जाते हैं इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट के बारे में। तो ये इन्होंने सबसे पहले इवोल्यूशन के बारे में समझा था। तो अब जो फादर ऑफ इवोल्यूशन बोलते हैं वो हम डार्विन को बोलते हैं, क्योंकि उन्होंने एक्सटेंसिवली सर्च करी थी, बहुत ज़्यादा कंपाइलेशन करी थी। जो लैमार्क के वैसे देखा जाए तो उन्होंने इवोल्यूशन के बारे में कुछ खास नहीं बताया। उन्होंने बस एक बेसिक सी अपनी बात रखी है।
इन्होंने इवोल्यूशन ना तो अक्षर का इस्तेमाल किया है अपनी थ्योरी में, ना ही उससे कुछ जुड़ा हुआ इनका कनेक्शन है। इन्होंने बस इवोल्यूशन के एक छोटे से पार्ट को समझा दिया है कि जो पेरेंट्स थ्रू आउट द लाइफ अपने एक्वायर करेंगे ट्रेट्स, वो अपने ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर कर देंगे, अपने चाइल्ड में ट्रांसफर कर देंगे। तो जो डार्विन थे, इन्होंने बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव सर्च करी थी और इनकी जो थ्योरी थी वो आर्टिफिशियल एंड नेचुरल सिलेक्शन के बेस पे थी। या फिर इन्होंने जो टर्म का भी यूज किया था, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ये भी इन्हीं के द्वारा टर्म दिया गया था। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वैसे तो कहीं पहले भी यूज किया गया है टर्म का, पर हमारे डार्विन ने उस टर्म को डायरेक्टली अडेप्ट कर लिया और उसको अपने हिसाब से अपनी थ्योरी, उसके बेस पे थ्योरी भी दे दी थी। बेसिकली अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट किसने लिखी थी, किसने जो टर्म दी थी, तो वो आप डार्विन ही लिखेंगे, ठीक है ना, क्योंकि उन्होंने किसी और से अडेप्ट ज़रूर करी थी, पर उसमें अपनी थ्योरी दे के, उसके आधार पे अपनी थ्योरी दे के काफ़ी ज़्यादा उसमें इम्प्रूवमेंट लिया थी। तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट किसने दिया था? डार्विन ने दिया था। और डार्विन जो है हमारे फादर ऑफ इवोल्यूशन भी कहलाते हैं। और डार्विन की जो थ्योरी थी वो आर्टिफिशियल एंड नेचुरल सिलेक्शन के बेस पे थी। अब ये आर्टिफिशियल और नेचुरल सिलेक्शन क्या होता है? पहले हम नेचुरल समझते हैं, नेचुरल सिलेक्शन क्या होता है। इसका मानना है, इनका मानना था कि जो भी हमारी नेचर होती है वो डिसाइड करती है किस स्पेसीज में कैसे इवोल्यूशन होगा। फॉर एग्जांपल, अगर एक जंगल में काफी सारे बीटल्स हैं, काफी सारे जो लेडी बर्ड्स हैं, ठीक है ना, लेडी बर्ड्स आप जानते होंगे, तो लेडी बर्ड्स के लिए, बीटल्स के लिए कोई कीड़ा है जो पेड़ पे रहते हैं, ठीक है ना, वो पेड़ पे जी रहे हैं और अचानक काफी सारे जी रहे हैं, अचानक से एक म्यूटेशन हो जाती है, उसमें जो है कुछ चेंजेस आ जाते हैं कि कुछ बीटल जो ब्लू रंग के हो जाते हैं और कुछ ग्रीन रंग के हो जाते हैं। यानी पहले तो सबके सब ब्लू थे, पर अचानक से कुछ ग्रीन रंग के हो जाते हैं पेड़ पे, कुछ जो है हमारे ग्रीन रंग के बीटल्स हो जाते हैं, इसको ऐसे करें। ज्यादातर सब ब्लू थे, पर अचानक से कुछ हमारे ग्रीन रंग के बीटल्स आने लग जाते हैं। तो अब क्या होगा, जो क्रो होगा या फिर जितनी भी बर्ड्स होंगी, वो जो ब्लू बीटल्स को खाने लग जाती हैं, क्योंकि जो ग्रीन है वो पत्तों के साथ, झाड़ के साथ या फिर ग्रास के साथ जाके मिल जाते हैं, वो दिखाई नहीं देते हैं। पर जो ब्लू होते हैं बीटल्स या फिर लेडी बर्ड्स, वो आराम से दिखाई देने लग जाते हैं, वो चमकते हैं। जो अगर ग्रीन में देखोगे तो ब्लू रंग चमकेगा, या फिर ब्राउन पे देखोगे तो ग्रीन रंग, तो आपका ब्लू रंग चमकेगा। इससे जो बर्ड्स होती हैं वो इन ब्लू बीटल्स को आसानी से देख पाती हैं और वो इनको खा जाती हैं। बच जाते हैं हमारे ग्रीन बीटल्स। और फिर इवोल्यूशन में आगे जाके नेचर ने सेलेक्ट कर लिया है कि ग्रीन वाले सही थे और इन्हीं ग्रीन वाले को आगे सक्सीड करना चाहिए। और बाकी कुछ जो ब्लू बचेंगे वो ग्रीन के साथ रिप्रोड्यूस करके आगे भी जो है ग्रीन ही बच्चे पैदा कर देंगे। अगर जैसे कि ग्रीन और ब्लू मिलके बच्चे पैदा करते हैं, तो एक ब्लू पैदा होगा, एक ग्रीन होगा, और मान लीजिए एक और ग्रीन हो गया, तो ये ब्लू वाले को फिर से बीटल खा लेगी। जब तक खाती रहेंगी, जो हमारे बर्ड्स हैं जब तक खाती रहेंगी, जब तक ब्लू का नामो निशान ही खत्म नहीं हो जाता। ये इसी को कहते हैं हम नेचुरल सिलेक्शन। जब नेचर उस स्पीसीज को एक स्पीसीज में से उन ऑर्गेनिजम्स को सेलेक्ट करती है जो फिटेस्ट हैं, जो सरवाइव करने के लिए ज्यादा काबिल हैं, उसको कहते हैं हम नेचुरल सिलेक्शन। कि जो ग्रीन वाले बीटल्स थे हमारी, सरवाइव करने के लिए ज्यादा काबिल थे, नेचर ने समझा कि इनके पास ज्यादा एडवांटेज है, इन्हें मौका दूंगी सरवाइव करने का। और जो ब्लू वाले हैं इनको मैं मौका नहीं दूंगी सरवाइव करने का, इन्हें अपने आप को कन्वर्ट करना पड़ेगा ग्रीन के साथ रिप्रोडक्ट करके, आगे जाके इन्हें भी जो है ग्रीन बीटल में ही कन्वर्ट होना पड़ेगा अगर ये सरवाइव करना चाहते हैं तो। ठीक है, ये तो हो गया हमारी नेचुरल सिलेक्शन की बात। अब होती है आर्टिफिशियल सिलेक्शन की बात। आर्टिफिशियल सिलेक्शन क्या होता है? अच्छा, ये जो मैं एग्जांपल ले रहा हूँ जी, एनसीईआरटी से ही मैं आपको एग्जांपल ले रहा हूँ, क्योंकि जो आपके एग्जाम में एनसीईआरटी से ज्यादा बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, तो हम एग्जाम्पल भी एनसीईआरटी बेस्ड ही एग्जाम्पल मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अब आर्टिफिशियल सिलेक्शन के बारे में समझते हैं। ये तो होगी कि भाई नेचर ने सेलेक्ट कर लिया, पर कुछ जो है अनसर्टेन इवेंट्स भी होते हैं, कुछ एक्सीडेंट्स, कुछ नेचुरल कैलेमिटीज, कुछ भी अनसर्टेन इवेंट्स भी होते हैं जो इवोल्यूशन के प्रोसेस को डायरेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए इसी गेम में हम देखते हैं कि जगह जगह ब्लू बीटल्स थे, बहुत सारे पूरे जंगल में ब्लू बीटल्स फैले हुए थे।
पर जो ग्रीन बीटल्स हैं वो हमारे सिर्फ कुछ ही एरियाज में थे, कुछ एक ही पेड़ पे थे, या फिर वो जो है एक ही जगह पे थे, एक ही पौधे के ऊपर थे। फिर एक एलिफेंट आता है या फिर कोई जो है प्लांट ईटर आता है और वो इस पेड़ पे अपना पैर रख देता है या फिर इस प्लांट को खा जाता है। तो क्या होगा, ये एरिया खत्म हो जाएगा, इस एरिया के सारे बीटल्स खत्म हो जाएंगे। अब आपने देखा कि जो ग्रीन बीटल्स थी वो जो है फिटेस्ट थी, वो जो है उसके पास एडवांटेज था सर्वाइव करने के लिए। फिर भी ग्रीन बीटल्स का नामो निशान खत्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि एक एक्सटर्नल इवेंट होता है, एक अनसर्टेन इवेंट होता है आर्टिफिशियली, जो है इसमें नेचर का कोई रोल नहीं है, ये नेचर नहीं है, ये एलिफेंट ने डिसाइड किया है कौन सा जो सर्वाइव करेगा कौन सा नहीं करेगा। इसमें नेचुरल फोर्स कोई नहीं यूज करी गई है। एलिफेंट ने बस उस पेड़ को चुना कि मैं इस पेड़ पे अपना पैर रखूंगा, इसको खत्म कर दूंगा इस पौधे को, या फिर किसी प्लांट ईटर ने चुना कि मैं इस प्लांट को खा जाऊंगा, जिसके कारण इसके ऊपर मौजूद सारे बीटल्स खत्म हो जाते हैं। हमारे ग्रीन बीटल्स का नामो निशान खत्म हो जाता है और फिर ब्लू ही आगे जाके सरवाइव करते हैं। तो ये हो गई हमारी आर्टिफिशियल सिलेक्शन। ये हमारी डार्विन की थ्योरी थी। इन्होंने जो आर्टिफिशियल भी समझाया था, नेचुरल सिलेक्शन भी समझाया था, और उन्होंने बहुत सारी डिटेल में समझे थे, पर आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए सिर्फ इतना ही जानना जरूरी है। ठीक है, तो डार्विन को हम फादर ऑफ इवोल्यूशन भी कहते हैं। फिर हमारे ह्यूगो डी वेरिस आते हैं। जो ह्यूगो डी वेरिस हैं, इन्होंने इनकी जो थ्योरी थी वो किस, ह्यूगो डी वेरिस की थ्योरी हमारी म्यूटेशन पे बेस्ड थी। डार्विन की इवोल्यूशन पे बेस्ड थी, ह्यूगो डी वेरिस की म्यूटेशन पे डिपेंडेंट थी। है ना? इनकी थ्योरी जो है म्यूटेशन के आधार पे थी। इन्होंने बोला था कि जो इन्होंने जो है डार्विन की थ्योरी को कॉन्ट्रडिक्ट किया था। कुछ जगहों पे इन्होंने कहा था कि जो डार्विन की थ्योरी है वो मेरे आधार पे बेस्ड है, मैं उसका बेस बता रहा हूँ। डार्विन ने तो अपनी थ्योरी का इवोल्यूशन का बेस बताया था नेचुरल सिलेक्शन को, और हमारे ह्यूगो डी वेरिस ने बताया था म्यूटेशन को बेस। उन्होंने कहा था कि जो म्यूटेशन म्यूटेशन क्या होती है पहले ये समझिए। सडन चेंज होना, सडन जो है इनहेरिटेबल चेंज इन जीन्स। ठीक है ना? तीन टर्म्स याद करिए। सडन होना चाहिए वो चेंज, इनहेरिटेबल होना चाहिए यानी कि अपनी ऑफस्प्रिंग को पास ऑन हो सके, और जो है सडन होना चाहिए, इनहेरिटेबल होना चाहिए, और वो जीन्स में चेंज होना चाहिए, आपकी जो जेनेटिक कोडिंग है उसमें चेंज होना चाहिए। उसको बोलते हैं म्यूटेशन। ठीक है ना? जो कि ह्यूगो डू वेरिस ने कहा था जो इवोल्यूशन होता है वो म्यूटेशन के कारण होता है। उन्होंने कहा कि ठीक है वो बात तो सही है जो डार्विन ने कहा कि आर्टिफिशियल और नेचुरल सिलेक्शन होता होगा, पर ये ब्लू रंग कैसे आया, ये ग्रीन रंग आया ही कैसे? ये ग्रीन रंग आया था म्यूटेशन के कारण, किसी भी अनसर्टेन इवेंट से, कुछ भी जो है जेनेटिक में कोडिंग में कुछ खराबी के कारण जो इस बीटल की जो है रंग ग्रीन हो गया था। इसको कहते हैं म्यूटेट हो गया था। वो वाले बीटल्स, वो तीन बीटल्स जो हमारे ग्रीन रंग से म्यूटेट हो गए थे। ठीक है ना? तो उन्होंने बोला कि हमारी डार्विन की जो थ्योरी है वो उसका आधार मैं हूँ, उसकी आधार मेरी थ्योरी है, म्यूटेशन की थ्योरी है। कि पहले जो सडनली जो है म्यूटेशन हो जाती है, और उस म्यूटेशन के आधार पे फिर बाद में जो है आपके नेचुरल सिलेक्शन कर लो, आर्टिफिशियल सिलेक्शन कर लो, जो भी होना है, पर आधार उसका म्यूटेशन होना चाहिए। ठीक है? ये ह्यूगो डी वेरिस की थ्योरी थी हमारी। अच्छा, जो म्यूटेशन होती है ये भी दो तरीके की होती है। हमारे ह्यूगो जो वेरिस ने दो तरीके की म्यूटेशन की बात करी थी। एक सोमैटिक म्यूटेशन, और दूसरी हमारी जर्मेटिक म्यूटेशन, जर्मिनल म्यूटेशन। ठीक है ना? दो तरीके की म्यूटेशंस होती है हमारी, सोमैटिक और जर्मिनल। सोमैटिक म्यूटेशंस क्या होती हैं? यानी कि वो म्यूटेशन जो हमारे जर्म सेल है, यानी कि जो रिप्रोडक्टिव सेल हैं उनके अलावा कहीं और म्यूटेशन हो रही है। और जर्मेटिक जर्मिनल म्यूटेशन क्या होती है? जो हमारे जर्म सेल्स में होती है, यानी कि जो हमारी रिप्रोडक्शन वाले सेल्स हैं, अर्थात ह्यूमंस में अगर हम बात करें तो हमारे स्पर्म और एग। अगर स्पर्म और एग में कोई म्यूटेशन होती है तो उसको जर्मिनल म्यूटेशन कहते हैं। और अगर किसी और सेल में म्यूटेशन हो रही है, जैसे हार्ट के सेल में हो रही है, ब्रेन के सेल में हो रही है, स्किन के सेल में हो रही है, तो उनको सोमैटिक म्यूटेशन कहते हैं। ठीक है ना?
ऐसे ही सोमैटिक सेल्स होते हैं और जर्मिनल सेल्स होते हैं। जो जर्मिनल सेल्स होते हैं वो हमारे रिप्रोडक्टिव सेल होते हैं, जो हमारे एग हो गया और स्पर्म हो गया। बाकी सभी सेल्स को सोमैटिक सेल्स बोलते हैं, ठीक है ना। इसी हिसाब से हमारी म्यूटेशन भी होती है, सोमैटिक म्यूटेशन और जर्मिनल म्यूटेशन। अच्छा, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? जो हमारी जर्मिनल म्यूटेशन होती है वो इनहेरिटेबल होती है, ठीक है ना। जो जर्मिनल म्यूटेशन है वो इनहेरिटेबल है, अर्थात वो जो है पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर करी जा सकती है, ट्रांसफर होती है। जबकि जो हमारी सोमैटिक म्यूटेशन है वो इनहेरिटेबल नहीं होती है। इसको आप ऐसे समझिए कि जब बच्चा बन रहा था तो उसके अंदर जो है कुछ ब्रेन में या कुछ स्किन का रंग जो है काला हो जाता है, कहीं कहीं से धब्बे हो जाते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कुछ लोग होते हैं जिनके व्हाइट व्हाइट धब्बे हो जाते हैं ना, वो इसी के कारण, वो सोमैटिक म्यूटेशन के कारण होते हैं। अब वो ये नहीं कि उनके बच्चे भी बच्चे जो होंगे उनमें भी ये म्यूटेशन देखने को मिलेगी, नहीं। ये इनहेरिटेबल नहीं होती है सोमैटिक म्यूटेशन। मान लीजिए आपने वो डिजीज देखी होगी जिसमें से स्किन का रंग जगह जगह से व्हाइट होता है, वो ना ही जो छुआछूत से फैलती है और ना ही वो ऑफस्प्रिंग में फैलती है। ना ही जो है अगर आप उसको छुओगे तो आपको हो जाएगी क्योंकि वो जेनेटिक डिसऑर्डर है, और ना ही जो है उसके बच्चों को होगी क्योंकि वो एक सोमैटिक डिसऑर्डर है। दूसरी तरफ अगर जर्मिनल डिसऑर्डर क्या होते हैं कि जैसे कोई जो हमारे एग है और हमारा स्पर्म है उसमें कोई डिफेक्ट आ गया, ठीक है ना। तो उस डिफेक्ट, अगर वो कुछ डिफेक्ट आ गया है तो आगे आने वाली जनरेशन में भी वो डिफेक्ट देखने को मिलेगा हमें, ठीक है ना। जैसे कि हमारे जो क्लिनफेल्टर सिंड्रोम्स होते हैं वो भी जो है हमारे जर्मिनल जो है डिफेक्ट्स होते हैं। अच्छा, ये तो हो गया हमारे हमने डिफरेंट डिफरेंट म्यूटेशंस के बारे में आपको समझा दिया था। अब हम आपको समझाते हैं मेल्टन के बारे में, ठीक है ना, मेंडल के बारे में। मेंडल ने भी बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव थ्योरी दी थी हमारे। इनको ग्रेगोर जॉन मेंडल को जीजे मेंडल भी बोल दिया जाता है, ठीक है ना, जीजे मेंडल या फिर ग्रेगोर जॉन मेंडल। इनकी जो थ्योरी थी वो जेनेटिक्स के आधार पे थी। इन्होंने जो है जेनेटिक्स और कैसे जो है ऑफस्प्रिंग में जो हमारे ट्रेट्स होते हैं वो कैसे ट्रांसफर होते हैं, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव थ्योरी दी थी। और इनकी जो थ्योरी, इन्होंने जो रिसर्च करी थी वो पी प्लांट पे करी थी। उन्होंने 7 साल तक, 7 ईयर तक पी प्लांट पे बहुत एक्सटेंसिव थ्योरी दी, रिसर्च करी थी। एग्जाम में ये पूछा जाता है कि किस प्लांट पे इन्होंने रिसर्च करी थी, तो उन्होंने पी प्लांट पे करी थी जिसको पाइसम सेटिवियम कहते हैं। पाइसम सेटवम बोला जाता है पी प्लांट को, ठीक है ना। और 7 साल तक रिसर्च करी गई थी। और इन्होंने क्या किया था बेसिकली, इन्होंने जो है कुछ स्पेसिफिक ट्रेट्स देखे थे। इन्होंने कुछ प्लांट्स लिए, उनके ट्रेट्स को नोट डाउन किया कि ये वाला प्लांट जो है ऊंचा है, इसके जो लंबा है, और ये वाला छोटा है, ठीक है, नोट डाउन कर लिया। इस वाले के जो फ्लावर्स हैं वो येलो हैं, इस वाले की जो है ब्लू है, ठीक है। इस वाले के जो सीड है वो थोड़ा गोल मटोल सा है, इस वाले का थोड़ा-सा डिफ़ॉर्म सा है। तो उन्होंने ये ऐसे कुछ ट्रेट्स नोट डाउन कर लिए थे प्लांट्स के ऊपर। फिर उनको क्रॉस ब्रीडिंग करवाई और फिर रिज़ल्ट देखा कैसे-कैसे ट्रेट्स आ रहे हैं, कैसे ट्रेट्स जो है ट्रांसफ़र हो रहे हैं, और उसी के आधार पे इन्होंने अपनी थ्योरी दी थी। अब ग्रेगोर जॉन मेंडल के कुछ लॉज़ भी थे, उनके बारे में भी समझना ज़रूरी है। 3 लॉ दिए थे इन्होंने, हमारी जेनेटिक्स से जुड़े 3 लॉ थे, जिनके आधार पे पूरी जेनेटिक्स हमारी बेस्ड होती है। सबसे पहला लॉ ऑफ डोमिनेंस, ये ना लॉ ऑफ डोमिनेंस दिया था सबसे पहले। फिर लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, फिर लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है ना। तो ये 3 लॉ गए हमारे, पहले जो है डोमिनेंस के ऊपर, फिर सेग्रीगेशन के ऊपर और फिर इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के ऊपर। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या बोलता है, इसका बेसिक बेसिक आपको जानना जरूरी है, ज़्यादा डीप में नहीं। ये सिर्फ 3 लॉज के बारे में जानना चाहिए, कहता क्या है। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस कहता है कि हमारे अंदर जो है बहुत सारे ट्रेट्स होते हैं। हमारा जो डीएनए है उसमें बहुत सारे जीन्स हैं। कुछ जीन्स जो है डोमिनेंट होते हैं, कुछ रिसेसिव होते हैं। अर्थात सभी की हमारे अंदर मान लीजिए अगर 100 जीन्स हैं, वैसे तो हमारे अंदर जो है लाखों जीन्स होते हैं, पर मान लीजिए 100 जीन्स हैं तो उसमें से
सिर्फ 50% ही जो एक्टिव होंगे, बाकी बचे हुए 50% जो रिसेसिव होते हैं वो कभी भी अपना इफेक्ट दिखाएंगे नहीं। वो सिर्फ मौजूद होते हैं, उनको कभी भी वो रिप्रेजेंट नहीं होते हैं, वो कभी भी जो कोई भी इफेक्ट नहीं डालते हैं हमारे ऊपर। ठीक है? तो और जो डोमिनेंट होते हैं, मतलब जीन्स जो होते हैं हमेशा 2 के पेयर में होते हैं। जैसे हमें पता है क्रोमोसोम्स भी 2 के पेयर में होते हैं, जीन्स भी 2 के पेयर में ही आते हैं हमारे पास। एक डोमिनेंट होता है, एक जो है रिसेसिव होता है। जो डोमिनेंट जीन्स होता है वो हमेशा हमें डोमिनेंट जीन्स ही दिखाई देता है। मान लीजिए इन्हीं की थ्योरी के हिसाब से अगर हम बात करें तो उन्होंने 2 क्रॉस ब्रीडिंग करवाई थी। एक बड़े पेड़ की, एक जो ट्री था, जो पौधा था पी का, एक बड़ा था, एक शॉर्ट था, एक टॉल था। या एक टॉल था हमारा, एक शॉर्ट था। फिर इन दोनों की क्रॉस ब्रीडिंग करवाई, काफी बार करवाई। तो जो आउटकम्स निकल के आए थे, 4 आउटकम्स निकल के आए थे। टीएस ना, हमारे इनके बाद 4 आउटकम्स निकल के आए थे, जिनमें से इन्होंने देखा था सिर्फ 25% ही स्मॉल टी और स्मॉल, क्योंकि जो जीन्स होते हैं हमेशा 2 के पेयर में पाए जाते हैं। तो इन्होंने देखा कि 4 आउटकम्स निकल के आए थे, कैपिटल एस स्मॉल टी, फिर टी स्मॉल एस, फिर टी कैपिटल एस, और फिर टी एस स्मॉल स्मॉल। तो उन्होंने देखा था सिर्फ 25% ही ऐसी बार होती हैं जब जो है पेड़ जो है छोटा रहे। ज्यादातर केसेस में जो है पेड़ बड़े बड़े इन्हें देखने को मिल रहे थे। इससे इन्होंने ये आउटकम निकाला था कि जो हमारे डोमिनेंट हो, क्योंकि इन्होंने कैलकुलेशन से बताया कि सिर्फ 25 बार ही ऐसा होगा कि जब डोमिनेंट ट्रेट होगा ही नहीं उसमें, जब पौधे में हमारा डोमिनेंट ट्रेट होगा ही नहीं, सिर्फ रिसेसिव जो है ट्रेट्स ही होंगे, दोनों तरफ रिसेसिव ही होंगे। तो उनमें जो है जब उसी केस में सिर्फ शॉर्ट होगा, वरना हर ज्यादातर केसेस में जो पेड़ होगा वो बड़ा होगा। अगर कोई डोमिनेंट ट्रेट होता है, अगर टॉल का ट्रेट आ रहा है और उसके साथ में शॉर्ट का भी आ रहा है, तो वो पेड़ हमेशा टॉल वाले ट्रेट को ही अपनाएगा। ठीक है? ऐसे हमारे सिकल सेल की जो बीमारी हमने कल आपको डिस्कस करवाई थी, उसमें भी ये होता है। अगर सिकल आपके पेरेंट्स की से, दोनों पेरेंट्स में, मदर और फादर दोनों के पेरेंट्स से आपको सिकल ट्रेट्स मिलते हैं सिकल सेल के, तो ही आपको सिकल सेल बीमारी से इफेक्टेड होंगे, वरना आप जो है नॉर्मल सेल्स ही होंगे। जो सिकल सेल मैंने आपको बताई थी ना, जिसमें जो है पतला सा हो जाता है हमारा रेड ब्लड सेल्स, ऐसे चांद की शेप का सा हो जाता है। तो ये जो है ये भी एक रिसेसिव ट्रेट होता है हमारा। और डोमिनेंट ट्रेट तो हमारा नॉर्मल बोलता है कि नॉर्मल होना चाहिए रेड ब्लड सेल, और रिसेसिव में बोलता है कि ये सिकल सेल होना चाहिए। अगर आपके फादर और मदर दोनों में ये सिकल सेल की बीमारी होती है, तो ही उसी केस में आपके अंदर ही सिकल सेल की बीमारी देखने को मिलती है। ठीक है? क्योंकि दोनों तरफ से, पेरेंट्स से भी और मदर से भी आपको सिकल सेल की ट्रेट्स मिले, जब जाके जो है ये रिसेसिव ट्रेट जो है आपको शो होने लग जाएगा। वरना तो जो डोमिनेंट ट्रेट है वही आप पे हावी हो जाएगा, जो नॉर्मल सेल का ट्रेट है वो हावी हो जाएगा और सिर्फ वही रिप्रेजेंट होगा। तो ये लॉ ऑफ डोमिनेंस था कि कुछ ट्रेट्स डोमिनेंट होते हैं, कुछ रिसेसिव होते हैं। जो डोमिनेंट होते हैं सिर्फ वही रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, और अगर दोनों ही रिसेसिव ट्रेट होते हैं, जब जाके हमें जो है रिसेसिव चीजें देखने को मिलती है। ठीक है? अच्छा, ये एक और बात है समझने के लिए कि डोमिनेंस डिसाइड कैसे होती है, कौन डिसाइड करता है कौन सा ट्रेट डोमिनेंट है, कौन सा रिसेसिव है। तो हमारे डीएनए के अंदर एक हिस्टोन प्रोटीन होता है। ठीक है ना? इसके बारे में हमने आपको डीएनए वाली क्लास में समझाया था। ठीक है? ये एक हिस्टोन प्रोटीन्स होता है, गोल गोल से होते हैं। हमने आपको समझाया था कि जब डीएनए को खोलते हैं, तो डीएनए के साथ, डीएनए अगर पाइप है हमारा, तो डीएनए के साथ ये बड़े बड़े गोल गोल से प्रोटीन्स भी चिपके होते हैं। एक्चुअल में जो डीएनए होता है वो इस प्रोटीन के ही चारों तरफ चिपका होता है, ताकि ये पूरी तरीके से क्रोमोसोम में फिट हो सके। क्रोमोसोम जब कॉम्प्लेक्स हो जाता है हमारा क्रोमोसोम, तो उसमें फिट करने के लिए, इस धागे को, डीएनए नाम के धागे को फिट करने के लिए हमें हिस्टोन प्रोटीन की जरूरत पड़ती है। और यही हिस्टोन प्रोटीन ही डिसाइड करते हैं, बड़े बड़े गोले जो हैं यही डिसाइड करते हैं कौन सा ट्रेट हमारा डोमिनेंट होगा, कौन सा हमारा जो है रिसेसिव होगा। जो डीएनए होते हैं उसके अंदर बहुत सारे ट्रेट्स होते हैं, उसके अंदर बहुत सारे जीन्स होते हैं, और हर जीन्स एक ट्रेट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। जिसमें से
सिर्फ 50% ही हमारे जो है शो होते हैं, बाकी सब के सब हिडन रह जाते हैं, ठीक है ना। और जो डोमिनेंट ट्रेट होता है सिर्फ वही हमें जो है देखने को मिलता है, उसी के कैरेक्टर से देखने को हमें मिलते हैं। फिर हमारा आ जाता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहता है कि अगर एक इंसान में 5 ट्रेट्स हैं, मतलब जैसे कि एक डीएनए का हमने स्ट्रिंग ली, इसमें काफी सारे ट्रेट्स होंगे, इसमें काफी सारे जीन्स होंगे, तो इन जीन्स का एक दूसरे से कोई संबंध नहीं है। अगर पेरेंट्स में, हमारे जो पेरेंट्स में T1 T2 और वो S1 S2 है, तो ये नहीं कि जो ऑफस्प्रिंग होगा उसमें भी ये पेयर्स में जाएंगे जीन्स, ये पेयर्स में नहीं जाते हैं जीन्स। जीन्स कभी भी पेयर्स में नहीं जाते हैं। हो सकता है वो जो है T1 चला गया, T2 चल, या फिर जो है T2 चला गया। मान लीजिए देखिए हमारा ये हो गया T3 S3, यानी कि तीन बहुत सारे ट्रेड्स होते हैं, माने 10 ट्रेड्स हैं, उनमें से 3 ट्रेड्स हैं, 1 2 3, 1 2 3। अब जो है अब हमारा जब स्पर्म्स बनते हैं तो वो क्या करेंगे, वो इनमें से कोई ट्रेड्स अपने आधे ट्रेड्स लेते हैं और आधे छोड़ देते हैं। तो वो आधे कोई भी ले सकता है, T1 भी ले सकता है, 2 भी ले सकता है, 3 भी ले सकता है। जरूरी नहीं है कि अगर आपके पास T2 है तो T3 भी होना ही चाहिए। कि ऐसा नहीं है कि पैकेज में नहीं आते हैं ट्रेड्स, जो हमारे जीन्स होते हैं वो पैकेज में नहीं आते कि T2 और T3 हमेशा एक साथ रहेंगे, या फिर T1 और T4 हमेशा एक साथ रहेंगे। ये पैकेज में नहीं आते हैं, सब अपने इंडिपेंडेंस फाइट लड़ रहे हैं, ठीक है ना। तो हो सकता है कि जो पौधा है, अगर एक पौधा है जो लंबा भी था और उसके जो फूल का रंग व्हाइट था, तो जरूरी नहीं है कि वो ट्रेट ट्रांसफर करेगा तो उसके फूल का रंग भी व्हाइट और टॉल दोनों ही करेक्टरिस्टिक ट्रांसफर करेगा। हो सकता है वो सिर्फ फूल का रंग ट्रांसफर कर दे और बाकी जो अपने दूसरे पार्टनर से जो ट्रेट ले ले, हाइट में छोटा हो और उसका रंग जो है सफेद हो। या फिर ये भी हो सकता है कि पौधा जो लंबा हो और उसके फूल का रंग जो है ब्लू हो, ठीक है ना। मतलब अपने पार्टनर का ट्रेट ले लिया। तो ट्रेट्स होते हैं ये कभी भी पैकेज में नहीं आते हैं, ये सब जो है सेग्रीगेटेड होते हैं, सब अपने इंडिपेंडेंट फाइट लड़ रहे होते हैं। फिर हमारा तीसरा लॉ आता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये क्या कहता है, जो हमारे कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिलते हैं वो एक जीन से एक कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिलता है, वो जो है कॉम्बिनेशन में कैरेक्टरिस्टिक नहीं आते हैं। अर्थात अगर जो है हमारा टॉल का फीचर है कि पौधा लंबा होगा, तो वो सिर्फ T1 से इफेक्टेड होता है। ऐसा नहीं है कि उसके लिए 3 4 जीन्स चाहिए होंगे भाई, उसके लिए T1 2 3 तीन तीन जीन्स चाहिए होंगे तो पेड़ को बड़ा करने के लिए। ऐसा नहीं होता है, सिर्फ एक ही जीन्स चाहिए होता है, T1 या फिर T2 या फिर T3। उसी से जो हमारा पौधा है उसकी हाइट डिसाइड हो जाती है। या फिर अगर छोटा है तो T1 T2 T3 इनमें से कोई एक ही, S1 S2 S3, इसमें से एक ही हमारा हमको जीन्स चाहिए होगा, उसी से हमारे पौधे की हाइट डिसाइड हो जाएगी, या तो छोटा या फिर बड़ा, जितनी भी होनी होगी उतनी वो डिसाइड हो जाएगी, ठीक है ना। मतलब ऐसा नहीं है कि उसको जो है अपने आप को रिप्रेजेंट करने के लिए, अपने आप को रिसेसिव से डोमिनेंट बनाने के लिए किसी और ट्रेट की जरूरत होती है। सब इंडिपेंडेंट होते हैं, सबका जो रिप्रेजेंटेशन होता है, सबके जो हमारे ट्रेट का जो रिप्रेजेंटेशन होगा सब इंडिपेंडेंट होगा। कोई भी जीन दूसरे जीन पर डिपेंडेंट होता ही नहीं है, ये समझ लीजिए। कि मतलब ये ऐसा नहीं है कि अगर T1 और 2 दोनों एक साथ आ गए तो T1 अचानक से डोमिनेंट हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। सब इंडिपेंडेंट होते हैं अपने आप में, सब जो है इंडिपेंडेंट कैरेक्टरिस्टिक को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गई हमारी हमने बात कर ली लॉ ऑफ जेनेटिक्स के बारे में। 3 लॉ होते हैं, तीनों के बारे में हमने आपको डिटेल में समझा दिया। अब कुछ टर्म्स और हैं जो आपको समझने जरूरी होते हैं। एक है काइरोटाइप। कैरोटाइप और इडियोग्राम ये क्या चीज होते हैं, ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसमें मैं आपको समझा रहा हूँ। वन लाइनर आते हैं, ज्यादा डिटेल में नहीं आते हैं, सीधा पूछे जाता है कैरोटाइप क्या होता है, इडियोग्राम क्या होता है। तो जो हमारे क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमोसोम्स जो है एक ऑर्गेनिज्म में फिक्स नंबर में होते हैं, तो आपको पता ही है। तो उस नंबर को और उनके स्ट्रक्चर की स्टडी, उनके स्ट्रक्चर को बोलते हैं कैरोटाइप, कि वो कितने नंबर में है और उनका स्ट्रक्चर क्या है। जैसे कि ह्यूमन में 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं,
तो उस नंबर को और किस टाइप के क्रोमोसोम्स होते हैं। जैसे कि कोई क्रोमोसोम्स हमारा कि लेफ्ट टांग बड़ी होती है, किसी की राइट टांग बड़ी होती है, किसी का राइट हैंड बड़ा होता है, किसी का लेफ्ट हैंड बड़ा होता है। ये जो स्टडी होती है ये जो स्टडी नहीं, ये जो स्ट्रक्चर होता है, पर्टिकुलर जो स्ट्रक्चर होता है, इसी को हम कायरोटाइप कहते हैं। ये स्टडी नहीं है, ये स्ट्रक्चर है कि हर एक ऑर्गेनिज्म का अपना एक कायरोटाइप होता है। ये समझ लीजिए कि मतलब ह्यूमंस पे 22 जो है हमारे क्रोमोसोम 23 सॉरी 23 क्रोमोसोम्स होते हैं, 22+1। और इनमें जो है कोई सबका अपना बेसिक स्ट्रक्चर होता है। तो ह्यूमंस पे एक पर्टिकुलर कायरोटाइप होता है। ऐसे ही जो हमारे बंदर होते हैं, बंदर में जो हम जानते हैं कि 21 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, तो वो उनका कायरोटाइप है। ऐसे ही ठीक है ना, तो सबका अपना अपना कायरोटाइप होता है। फिर इस टाइप को जब हम ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी जब फोटो बनाते हैं, इसकी जो रिप्रेजेंटेशन होती है पेपर पे ऑन पेपर, उसको आइडियोग्राम कहते हैं। ठीक है ना, ये तो हो गया कि कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं और वो कैसे दिखाई देते हैं। पर जब इस चीज को हम रिप्रेजेंट करते हैं कागज पे एक ग्राफ की फॉर्म में या फिर एक जो है फोटो की फॉर्म में, तो उस फोटो को हम आइडियोग्राम बोलते हैं। ठीक है, तो ये दोनों टर्म्स हैं जुड़ी हुई जेनेटिक्स से जो आपको जाननी जरूरी होती है। ठीक है, अब इवोल्यूशन में हम आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे। अगर आपको इस वीडियो से कुछ कंफ्यूजन हो, कोई टॉपिक समझ ना आ रहा हो, तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, हम आपकी सुविधा उसको क्लियर करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद पसंद आ गई हो तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और उसके साथ में दिए गए बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि हमारे वीडियोज़ की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।